स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट का हम लोग हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, अब मिडाइवल हिस्ट्री हमारा स्टार्ट हुआ है। 5 दिन में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। आज के दिन में दो वीडियो आएगा। एक वीडियो आएगा जिसमें हम राजपूत रूलर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस राजपूत रूलर को हटाया था मोहम्मद बिन गोरी ने। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साउथ इंडिया के कुछ रूलर, चोला रूलर जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट जो छोटे छोटे रूलर थे जिनका एरिया बहुत कम था उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस कर लेंगे हर्षवर्धन के बाद जो राजपूत रूलर बहुत सारे आए थे उनके बारे में, और उसके बाद साउथ इंडिया वाले रूलर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, क्योंकि हर्ष आपको पता है हर्ष पूरे नॉर्थ इंडिया में फैले हुए थे, हर्ष का राज्य पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था। तो हर्ष के बाद क्या हुआ कि कुछ कुछ किंगडम राजपूत वाले इमर्ज हो गए, ये पावरफुल फोर्सेस हो गए पूरे नदर्न इंडिया में, क्योंकि पूरे नदर्न इंडिया में ही हर्ष का राज था। तो ये सब इंडिया का पॉलिटिकल सीन पूरा बदल गया। पहली बार राजपूत रूलर आए थे, ऑलमोस्ट 500 साल तक रहे थे। तो कुछ 10 इम्पॉर्टेंट राजपूत किंगडम थे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3-4 का नाम आपको बता रहा हूँ, वो आपको भूलना मत, क्योंकि वो नाम आगे भी आपको आएगा। सबसे पहले चौहान थे, दिल्ली अजमेर में रहते थे, क्लियर है ना, जो पृथ्वीराज चौहान जिसके पार्ट थे। प्रतिहार जो कन्नौज के थे, गुर्जर प्रतिहार वाला। उसके बाद आएगा आपको राष्ट्रकूट, उसके बाद कालाचूरी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3-4 है इम्पॉर्टेंट है, बाकी फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन जगह पे कहाँ था। यहाँ देखो, चौहान यहाँ पे थे, परमार यहाँ पे है जो कि मालवा एरिया में है, सोलंकी यहाँ पे है, उसके अलावा गढ़वाल पे है, प्रतिहार पे है, सेना, चंडेला, और नीचे एक चालुक्य है, चोला है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले चौहान या चाहवान भी बोलते थे, चाहमान भी बोलते थे उसको, दिल्ली और अजमेर वाले एरिया में रहते थे। पीरियड उसका कब से कब तक है, 7th सेंचुरी से लेके 1192 तक। यहाँ पे दूसरा बार तराइन का युद्ध हुआ था। पहला तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान का हरा दिया। उसके साथ ही चौहान वंश का ख़त्म हो गया, इसके जगह पे आ गए, दिल्ली में आ गए गोरी। कैपिटल कौन था, दिल्ली था। फाउंडर कौन थे, वासुदेव। नेक्स्ट बात करते प्रतिहार की। प्रतिहार जो कि कन्नौज के थे, कब से कब तक थे प्रतिहार थे, या उसको परिहार भी बोलता था, कन्नौज के 730 से 1036 एडी तक। अवंती और कन्नौज उत्तर प्रदेश में वो था कैपिटल। नागभट्ट वन उसके फाउंडर थे। देखो इन सब में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मेन क्वेश्चन आपको आएगा ट्रीपार्टाइल स्ट्रगल जो हुआ था पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के बीच, उससे क्वेश्चन आएगा। तो उसका देखते हैं पवार और परमार, जिसको बोलते थे मालवा के थे। उज्जैन और धर उनका कैपिटल था, पहले उज्जैन फिर धर। शिएक टू उसके पहले फाउंडर थे। श्री हर्ष भी बोला जाता था उसको, क्लियर। उसका चालुक्य या सोलंकी जो काठियावाड़ वाले रीजन पे रहते थे। अनिहलवदा उसका कैपिटल थे। मौल राज वन उसके फाउंडर थे। राष्ट्रकूटा जो कि मालखंड के थे, मालखंड या मन्यखेता इसका कैपिटल थे। दंती दुर्गा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट या बोल सकते फाउंडर थे, इम्पॉर्टेंट भी थे। दंती वर्मन भी भी इसे बोलते थे। चंडेला जेजका भूति के थे। खजुराहो इसका कैपिटल था। खजुराहो कैपिटल था, और उसका जो फाउंडर था खजुराहो, महोबा, कालिंजर, इसे कैपिटल था। नानुक चंडेला इसके फाउंडर थे। अब ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है चंडेला। उसके बाद बात करते कालाचूरी है हाया, ये चेदी डायनेस्टी के थे। ये है त्रिपुरी, इसका कैपिटल था। कोकाला वन इसके फाउंडर थे। गढ़वाल या राठौर जिसे बोलते थे, कन्नौज कैपिटल था। और चंद्रदेवा। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ऊपर में भी कन्नौज है, लेकिन इसके बाद है, प्रतिहार के बाद आए हैं कौन सा, गढ़वाल और राठौर, क्लियर है ना। तो आप देख रहे हो एक एरिया में आ रहे हैं तो एक के बाद दूसरा आ रहा है। उसके बाद एक डायनेस्टी खत्म हुई, उसको हरा के दूसरा वाला आने लगा, ये वाला। तोमर ऑफ सराउंडिंग एरिया ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली,
इसका ढिल्ली का इसका कैपिटल था दिल्ली का, और इसका फाउंडर नहीं पता। गुहिलोता या सिसोदिया या मेवाड़ थे, इसका चित्तौड़ कैपिटल था। सिसोदिया ऑफ मेवाड़ इसका चित्तौड़ कैपिटल था। और बप्पा रावल और हामिद वन इसके फाउंडर थे। क्लियर है ना। लेकिन मेन क्वेश्चन आपको आएगा ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल में। तो अब क्वेश्चन होता है ट्रिपार्टाइल है, इसका मतलब भाई 3 पार्टी है और 3 पार्टियों के बीच हमेशा जंग छिड़ी रहती है, लड़ाई वराई छिड़ी रहती है, कुछ ना कुछ तो लोचा है, क्योंकि तीनों पार्टी को कोई ना कोई एक जगह चाहिए। क्लियर है ना। तीनों पार्टी को कोई ना कोई एक जगह चाहिए। देखिए ये मैप सही नहीं है, ओके मैं मैप बदल रहा हूँ, सही मैप, क्योंकि उस मैप में क्या था वो अलग अलग टाइमलाइन में था। ये मैप है अलग, एक इम्पॉर्टेंट मैप है और ये सही है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 डायनेस्टी थी जो एक साथ लड़ती थी, 1 से, हाँ 3 डायनेस्टी एक साथ लड़ती थी। किस चीज़ के लिए लड़ती थी भाई? कन्नौज के लिए। पता चलता था, आपको पता है ना, हर्ष ने इसको अपना कैपिटल बनाया था, हर्ष ने। क्लियर है ना। हर्ष के पास 2 कैपिटल था, एक थानेसर था, एक कन्नौज था। तो हर्ष ने इसको इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया था इस जगह को, कि इस जगह के लिए अब 3 राजा, 3 पूरा डायनेस्टी लड़ रहे हैं। कौन कौन? पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी आपस में ही लड़ रही है दोनों। क्योंकि आपको पता है ना अलग अलग टाइमलाइन में इन तीनों का एरिया, कि पाल यहाँ से यहाँ तक हुआ है, कभी न कभी गुर्जर प्रतिहार यहाँ से यहाँ तक हुआ। क्योंकि हम जो मैप दिखाते उसमें पाल को हटा देते, ए वाले मैप, और राष्ट्रकूट 2 ही को दिखाया गया था, तो हमें उससे समझ नहीं आता। क्योंकि हमें तो डिस्कस करना है 3 पार्टाइल, ट्राईपार्टाइल, 3 पार्टियों के बीच की लड़ाई। तो इसमें क्या है, नीचे है राष्ट्रकूट, इधर है गुर्जर प्रतिहार, इधर है पाल, और किस जगह के लिए लड़ रहे हैं? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पे? यूपी में। आप समझ गए ना, पिक मैं हटा दूँ? क्लियर है ना। अब क्लियर, शुरू करते हैं। पहला पाल डायनेस्टी की बात करते हैं। इसका कैपिटल कहाँ पे था? मुंगेर, बिहार में मुंगेर है, वहाँ पे उसका कैपिटल था। मुंगेर को हम मुदागिरी भी बोलते हैं। अब होता क्या है, गोपाल इसके फाउंडर थे। पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गोपाल थे। कब आए थे? 750 AD में। हम तीनों का टाइमलाइन याद रखना है। पाल, आप देख रहे हो ना, सबका आपस में ये स्टार्ट हुआ है। पाल स्टार्ट हुआ है 750 में, प्रतिहार 730 में, और राष्ट्रकूटा 752 में, आसपास में ये स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले पाल की बात करते हैं। पाल के फाउंडर कौन है? गोपाल। लेकिन उसके बाद आते कौन है? उसके 1-2 बाद आते हैं इनका बेटा जो था वो धर्मपाल, इनका नाम है। गोपाल का बेटा धर्मपाल आते हैं, ऑलमोस्ट 40 साल रहते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्या? कुमार गुप्ता ने बनाया था नालंदा यूनिवर्सिटी, बनाया था ना भाई। नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने रिवाइव किया। हो सकता है कुछ गांव दान में दे दिया, कुछ ग्रांट दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, ताकि आप रिवाइव कर सके। और इनका मन था, क्योंकि आपको सिंपल लग रहा है, कोई इंसान यूनिवर्सिटी बनाएगा, रिलीजियस अफेयर के लिए काम करेगा, इसका मतलब वो लड़ाई करना नहीं चाहता, मतलब अपने आप को, ध्यान देना, अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। लेकिन वर्चस्व बढ़ाने का तरीका अलग अलग है। अशोक ने भी बाद में क्या किया, फिजिकल कन्क्वेस्ट नहीं करके मैं तन को नहीं जीतूंगा, मन को जीतूंगा। यही बात यहाँ पे होती है जब कोई यूनिवर्सिटी बनाता है, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस करवाता है, ताकि अपने आप को बढ़ाया तो जा सके, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं लड़ाई ही एक ऐसा साधन है। लड़ाई के अलावे भी बहुत ऐसा साधन है जब आप अपना बढ़ा सकते हैं। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एस्टाब्लिश किया, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया, नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया। पाल डायनेस्टी के बाद आए कौन? पाल डायनेस्टी के जगह पे आ गए सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी से एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जयदेव, ध्यान देना, जयदेव जी का नाम सुना होगा। जयदेव जी ने गीत गोविंद लिखा है। गीत गोविंद एक टेक्स्ट है जिसके राइटर है जयदेव। जयदेव किसके कोर्ट पोएट थे? लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन कौन सी डायनेस्टी के? सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी कहाँ, किस डायनेस्टी के बाद आई है? पाल डायनेस्टी के बाद आई है। क्लियर है ना। सेन डायनेस्टी कहाँ के थे? बंगाल के थे। क्लियर है ना, सब समझ गए ना। अब बात आते हैं प्रतिहार की, बात करते हैं।
प्रतिहार आपको पता है, राजस्थान, यूपी, गुजरात वाले एरिया में रहते हैं। इनको बोला जाता है गुज्जर प्रतिहार, इसको बोलते हैं क्योंकि ऐसा लगा जाता है कि ये गुजरात और या साउथ वेस्ट राजस्थान से स्टार्ट किए हैं। जो इनके सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं जिनका नाम पड़ा है, भोज बोलते हैं उनको या मिहिर भोज बोलते हैं। ये ग्रेटेस्ट रूलर थे डायनेस्टी के, और ये विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, और ये अपने आप को टाइटल दिए थे आदिवरा, मतलब विष्णु जी का ही वो अंग जो राज्य को चला रहा है विष्णु जी के ही आशीर्वाद से। ऐसे बोलते हैं ना डिवाइन रूलर, कि विष्णु जी ही तो बोल रहे हैं इनको रूल करने के लिए, विष्णु जी ही बोल रहे हैं इसलिए रूल कर रहा है। विष्णु जी के महान भक्त थे। अब बात आता है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट भी पता है क्या करते हैं, ये भी स्कल्पचर वगैरह बनाने में बहुत पारंगत है, लड़ाई भी करते हैं लेकिन बहुत पारंगत है। दंती दुर्गा इसके सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर है और फाउंडर भी है। उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ पे बनाया था, अपना कैपिटल स्टार्ट किया मालखंड में, या मालखेर बोलते हैं, कर्नाटका का गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट जो अभी है वहीं पे इसका किंगडम था। राष्ट्रकूटा का इम्पॉर्टेंट रूलर था गोविंद III, बहुत लड़ाई करते थे। और अमोघ वर्षा ने ऑलमोस्ट 64 साल तक राज किया। अगर कोई इतना लंबा राज करता है ना भाई, इसका मतलब साफ है वो लड़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। सिंपल, ये एक लॉजिक आप ध्यान में रख ही लो। कोई अगर बहुत ज़्यादा दिन तक राज कर रहा है, मतलब कोई एक सिंगल राजा की बात कर रहे हैं, कोई डायनेस्टी लंबी खींच रहे हैं, तो वो उसमें बहुत अलग फैक्टर काम करते हैं। कोई सिंगल राजा बहुत दिन तक काम कर रहे हैं, इसका मतलब उसके दरबार में उसके खिलाफ हो जाने वाले लोग कम हैं। क्लियर है ना। तो इन्होंने प्रेफर्ड किया कि रिलीजियस लिटरेचर पे काम करते हैं, वॉर में क्या रखा है। और एक खुद ऑथर थे कविराज मार्गा के, जो कि एक बहुत पहली बुक है, मतलब अर्लीस्ट बुक है, कन्नड़ बुक है पोएटिक्स में। एक जो पोएटिक्स होती है, जो कविताएं होती है, उसके कन्नड़ लैंग्वेज में पहली बुक है जिसका नाम है कविराज मार्ग। क्लियर है ना, कविराज मार्ग। और जो एक कैलाश, एलोरा में एक कैलाश का टेम्पल है जो कि रॉक कट है। रॉक कट का मतलब होता है ये ऐसे रॉक है, अब इसमें कट कट कर करके कोई मूर्ति, आप ऐसा दिखा दो कि कोई मूर्ति सामने से है। क्लियर है ना। कैलाश, एलोरा में एक कैलाश टेम्पल है जिसको बनाया है कृष्णावन ने। कृष्णावन भी किसके वंशज थे, राष्ट्रकूट के वंशज से। समझ गए ना। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट रूलर की बात करते हैं। उस इम्पॉर्टेंट रूलर में आ जाता है, सबसे पहले आता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और आगरा वाला एरिया पे रूल कर रहे थे। दो इम्पॉर्टेंट वॉर इनके नाम से जुड़ा है। सबसे पहला बैटल ऑफ तराइन जुड़ा है, जो कि 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी। इसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह हार गए, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो ह्यूमैनिटी वाला भावना थी ना, वहाँ पे धोखा कर गए। पता है क्या, क्योंकि इन लोगों में जो ये राजपूत होते हैं ना, इन लोगों में माफ़ी देने की प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन्होंने सोचा कि चलो इसको माफ़ कर देते, एक बार हार गया, अब इसको देखो जेल में नहीं बंद करते, इसको माफ़ कर देते। माफ़ करने से एक चीज़ हो गई, हमारा दोस्त बन जाएगा, और क्लियर है ना, दोस्त बन जाएगा, और जिस फ्रंट पे रहेगा उस वहाँ से मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं पालने देगा। ये भी हो सकता है, ये भी सोचेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद गोरी को कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। मोहम्मद गोरी ने कुछ लोगों को मिला के और अपनी सेना बड़ी की, और पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करने वाले थे। पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि मैं जितने राजपूत हैं सब लोगों को एकजुट करते हैं, सबको एकजुट करते हैं। लेकिन सब लोग तो मान गए, लेकिन जयचंद नहीं मानते। जयचंद की बेटी से इन्होंने शादी किया था, और इस बात से जयचंद खुश नहीं थे। क्लियर है ना, जयचंद खुश नहीं थे, इसलिए जयचंद ने इनका साथ नहीं दिया। बाकी राजपूत भले ही पृथ्वीराज चौहान जी के साथ दिए, लेकिन इससे भी पृथ्वीराज चौहान जी को हारने से बचा न सके, और इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो गई। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान जी की तरह माफ़ी देने में तो विश्वास नहीं रखता था। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया, और बाद में उसको मतलब एक वायलेंट मर्डर जो होता है ना, वैसे मारा था। उसके बाद मोहम्मद गोरी के हाथ में आ गया दिल्ली। उसके बाद बैटल ऑफ तराइन इसलिए सिग्निफिकेंट रोल करता है पॉलिटिकल सीन में कि पहली बार मुस्लिम रूलर का कब्जा हो गया था हमारे यहाँ इंडिया पे, दिल्ली पे, पहली बार।
उसके बाद जयचंद जो थे, जयचंद और जो कि गढ़वाल या राठौर के थे, इनको भी ये लास्ट राजपूत किंग थे हु वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद गोरी, इसको भी हराया बैटल ऑफ चांदावार में। उसके बाद राणा कुंभा और सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ थे। राणा कुंभा वाज फेमस फॉर मेवाड़, रूलर ऑफ मेवाड़। उन्होंने मोहम्मद, ध्यान देना इससे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, राणा कुंभ ने मोहम्मद खिलजी को हराया, और मोहम्मद खिलजी को हराया तो उसने एक टावर बनाया, टावर ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, जैसे मैंने लड़ाई जीती, मैंने एक टावर बना दिया, इसका मतलब है आने वाला जो काल होगा, आने वाला जनरेशन होगा, उसको पता चलेगा भाई मैंने हराया था और मैंने ही बनाया एक स्तंभ, जिसका कहाँ पे है, चित्तौड़ में है। इसके सक्सेसर कौन थे, राणा संग्राम सिंह, जिनको हम राणा सांगा बोलते हैं, और राणा प्रताप। क्लियर है ना, ये अल्सो इम्पॉर्टेंट और ग्रेट रूलर थे मेवाड़ के। अब सैलिएंट फीचर्स क्या है और क्या कारण है कि राजपूत डिक्लाइन कर गए। सबसे पहले सैलिएंट फीचर राजपूताना किंग के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस समय कंट्री में किसी को अंदर आने ही नहीं दे रहा था, मतलब एटलीस्ट फॉरेन रूलर को। क्लियर है ना, पूरा फॉरेन कांटेक्ट ही ख़त्म हो गया था। कास्ट सिस्टम रिजिड था। राजपूत प्राउड वॉरियर और पीपल बहुत हॉस्पिटेबल थे, ये तो अभी भी आपको देखने को मिला, बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं। इन द फील्ड ऑफ कल्चर मेनी ग्रेट फोर्ट्रेस एंड टेम्पल वेयर बिल्ड किया गया, जैसे खजुराहो का टेम्पल, लिंगराजा का टेम्पल, सन टेम्पल जो कि कोणार्क उड़ीसा में है, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ पे है आपको लिख कर बताना, किस पीक पे है, किस माउंटेन पे है। क्लियर है ना, एक बार और डिस्कस कर लेते कौन कौन। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा में है, सन टेम्पल आपको पता है कोणार्क उड़ीसा में है, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है, पुरी भी उड़ीसा में है, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या कारण था कि राजपूत इतने पावरफुल होने के बाद वो फॉरेन कांटेक्ट ने डिक्लाइन कर गए। भाई इन लोगों में कोई लैक ऑफ यूनिटी नहीं था, सब राजपूत एक दूसरे के खिलाफ थे। आप देख सकते हो सिंपल यहाँ पे एग्जांपल जयचंद और पृथ्वीराज चौहान को। जयचंद अगर साथ देते तो मोहम्मद गोरी की हिम्मत नहीं थी आने की। क्लियर है ना, फॉर साइटेडनेस नहीं थे, मतलब दूरदर्शी नहीं थे। कास्ट सिस्टम, क्लियर है ना, डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पर सम ऑफ, मतलब देखो अगर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो भले ही आपके पास पावरफुल है फिर भी आप हार जाओगे, यही होता है। क्लियर है ना, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हमारा साउथ इंडियन वाला डिस्कस करेंगे, चोला एम्पायर। उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। दिल्ली सल्तनत में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्लास लगाएंगे, मतलब मुश्किल से 2 दिन लगेगा दिल्ली सल्तनत में, और उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 4 जितने राजा है एक एक राजा का एक एक वीडियो में हो गया, मतलब एक एक राजा नहीं, पहले एक एक डायनेस्टी को एक एक वीडियो में। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेशन सारा डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद विजयनगर एक दिन में एक पूरे दिन में विजयनगर, मतलब एक वीडियो में, और एक दिन में रिलीजियस मूवमेंट, और फिर सूफी मूवमेंट, भक्ति सूफी मूवमेंट। मुग़ल पीरियड में 2 से 3 क्लास लगेगा, और उसके बाद मुश्किल से 10 क्लास काफ़ी है। क्लियर है, 10 क्लास बहुत ज़्यादा है। क्लियर है ना, चलो थैंक यू सो मच।